हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सर इंडिया लिमिटेड करके कोई कंपनी है, रिक्वायर्ड है उनको 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। कोई न्यू प्लांट लगाना चाहते हैं, उसमें इनको ज़रूरत है। ठीक है, कहता है दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर टैक्स, एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो मतलब कि एक्सपेक्टेड ईबीआईटी गिवन है, तो आपको पास में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास में 10 लाख रुपए आपको ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, मैं एफएम समरी में एक बार ले चलता हूँ। ठीक है, नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड है, ये वही है आपके पास में जहाँ पे मैंने फ्री लेक्चर्स में आपको जो है ये सारी चीज़ें लिखवाई थी। यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखवाई थी कि सर ध्यान रखना कि जब ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपके पास में जब भी आपको एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और वहाँ पे शुरुआत ईबीआईटी से होगी, तो वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होना चाहिए सर जी। एक्सपेक्टेड का मतलब कि प्लान जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्लान अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है और इस पैसे को ऐसे ऐसे हम लेने वाले हैं, डिबेंचर थ्रू, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह ऑप्शन होते हैं। तो वो अप्लाई करने के बाद एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या रहेगा वो हमें चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर करवाए थे आपके पास में, लेक्चर अवेलेबल है आपके पास में, देखिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं देखे तो। कहते हैं कि सर ध्यान रखना एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ही हमें चाहिए और अगर नहीं गिवन है तो निकाल लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ाना। तो कहते हैं कि सर करंट ईबीआईटी और न्यू ईबीआईटी अलग अलग गिवन है तो दोनों को ऐड कर देना। सिर्फ न्यू ईबीआईटी गिवन है, करंट है ही नहीं, तो फिर न्यू ईबीआईटी को ही एक्सपेक्टेड मानेंगे। लेकिन सर करंट ईबीआईटी को एक्सपेक्टेड ईबीआईटी नहीं मान सकते। सिर्फ क्वेश्चन में न्यू ईबीआईटी गिवन है तो उसे हम मानेंगे कि सर आपके पास में वो एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मानते हैं कि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ न्यू ईबीआईटी होगा आपके पास में, करंट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ करंट देने का मतलब तो सर सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सिर्फ करंट ईबीआईटी गिवन है तो सर न्यू ईबीआईटी निकाल लेना और फिर दोनों को ऐड करके ही एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकालना दोस्त। ठीक है, उसके लिए भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सारे के सारे करवाए थे और उसी के पेस आपके पास में पास्ट पेपर क्वेश्चन भी है। आ जाइए पास्ट पेपर क्वेश्चन में, ये तो छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड ईबीआईटी गिवन है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें गिवन है। कहता है कि ये जो 50 लाख रुपए की ज़रूरत है वो कैसे निकालेंगे। कहता है कि सर 50 लाख रुपए की हमें यहाँ पे ज़रूरत है और उसके लिए प्लान है उनके पास। कहता है वाइल डिसाइडिंग द फाइनेंशियल प्लान, कहता है कंपनी कंसीडर करेगी जहाँ पे मैक्सिमम ईपीएस होगा वो प्लान कंसीडर करेंगी। वैसे भी हम वही कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईपीएस होता है वही तो हम प्लान बेस्ट कहते हैं, तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी हम यही बताते। ठीक है सर, बता दिया तो हमें क्या दिक्कत है। कहते हैं कि सर 3 अल्टरनेटिव है, वाह जी, 2 होते हैं नॉर्मली, इन लोगों ने 3 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एक अल्टरनेटिव में 5 लाख की डेप्थ इशू करेंगे। ठीक है, और का मतलब होता है सेकेंड अल्टरनेटिव। ठीक है, इस तरीके से जब क्वेश्चन गिवन हो कि बाय राइजिंग डेप्थ 5 लाख और 20 लाख और 30 लाख, तो और का मतलब होता है उसके बाद का नेक्स्ट अल्टरनेटिव। तो कहता है अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से 5 लाख की डेप्थ इशू करेंगे, अल्टरनेटिव 2 के हिसाब से 20 लाख की और अल्टरनेटिव 3 के हिसाब से सर जी 30 लाख रुपए की डेप्थ इशू करेंगे। कहता है एंड बैलेंस जो है वो इशू कर देंगे इक्विटी शेयर्स। अच्छा, बैलेंस इक्विटी शेयर्स मतलब कि सर क्या ये मतलब हुआ कि अल्टरनेटिव 1 ये कहता है कि 5 लाख रुपए का डेप्थ और 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 5 लाख डेप्थ से आ गया, तो बाकी का सर 45 लाख रुपीज़, तो वो कहाँ से आ जाएगा, इक्विटी से। उसी तरीके से अल्टरनेटिव 2 की बात करें तो कहता है कि सर 20 लाख रुपए डेप्थ से आ जाएंगे, तो सर बाकी का इक्विटी से। क्लियरली बोल रखा है कि रिमेनिंग आपके पास में कहाँ से, सर इक्विटी से। 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 20 लाख रुपए डेप्थ से मिल गए, तो 30 लाख रुपए इक्विटी से। और वहीं पे अल्टरनेटिव 3 की बात करें तो कहते हैं 30 लाख रुपए डेप्थ से आ जाएंगे, तो सर बाकी के 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, इक्विटी से। सर क्लियरली बोल रखा है बैलेंस आपके पास में इक्विटी शेयर से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। ठीक है सर, कहता है कंपनी शेयर जो है, कंपनी शेयर करंटली 150 के हिसाब से मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल हो रहे हैं, लेकिन कहता है कि सर ये डिक्लाइन हो जाएंगे टू 125 रुपीज़, मतलब कि 150 से 125 हो जाएंगे अगर कहता है इन केस अगर आपने बोरोइंग कर ली एक्सीड 20 लाख रुपीज़। अच्छा, 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा मतलब कि 20 लाख रुपीज़ करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना क्या लिखा है, एक्सीड 20 लाख मतलब कि 20 लाख से ज़्यादा। सर 20 लाख भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके पास में प्राइस 150 रहेगा, लेकिन 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा गए तो सर आपकी प्राइस हो जाएगी 125।
ठीक है जी। तो कहते हैं कि सर 5 लाख रुपए की बोरोइंग करी, कितना प्राइस रहेगा सर 150, 20 लाख रुपये से कम है, तो अल्टरनेटिव 1 में तो 150 रहेगा सेलिंग प्राइस, शेयर का प्राइस। ठीक है सर। अल्टरनेटिव 2 कहता है 20 लाख रुपए, क्या 20 लाख रुपए में कोई चेंज होगा? आंसर इज नो। कहता है एक्सीडिंग, एक्सीडिंग सर, क्या कहा है सर? एक्सीडिंग आपके पास में। ठीक है जी, तो एक्सीडिंग कह रहा है, एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज़। ठीक है सर, तो एक्सीडिंग है मतलब कि यहाँ पे भी आपके पास में कितना रहेगा सर? 150 रुपीज़ ही रहेगा। तो अल्टरनेटिव 1 के लिए, अल्टरनेटिव 2 के लिए कितना शेयर का प्राइस है सर? 150। लेकिन सर अल्टरनेटिव 3 में तो 30 लाख रुपीज़ बोरोइंग कर लिए। कहते हैं कि सर 20 लाख रुपए से आगे गए तो आपके पास में प्राइस कितना हो जाएगा सर? 125, फिर 150 नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसके बाद कहता है कि सर फंड कैन बी बोरो एट द रेट ऑफ 9%। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको गिवन है। कहता है ये जितनी जितनी बोरोइंग की ना, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो कहाँ से कितने परसेंट के हिसाब से आएंगे? तो कहता है उस पर 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोस्त। लेकिन कहता है 9% इंटरेस्ट अप टू 5 लाख रुपीज़, मतलब कि 5 लाख रुपए तक की बोरोइंग करिए तो 9% पे मिलेगा। लेकिन सर 5 लाख रुपए से ज़्यादा, लेकिन 20 लाख तक, तो कहता है 14%, 14% आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोस्त। 5 लाख रुपए से ज़्यादा गए और 20 लाख रुपए तक अब अगर आपने बोरोइंग करी है तो 14% आपको जो है क्या करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और तो और सर जी 20 लाख रुपए से ज़्यादा गए तो 19%, 19% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा सर। और टैक्स रेट तो एज ऑलवेज आपके पास में क्वेश्चन में ही गिवन होता है, अपने को थोड़ी ना एज्यूम करना है। कहता है 40% टैक्स रेट है, ये इनकम टैक्स नहीं FM है, यहाँ पे टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। और नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे टैक्स है ही नहीं, यहाँ पे हमें कोई रेट याद नहीं रखना है, ये इनकम टैक्स की बात है, ये FM की थोड़ी ना बात है। कहता है विच फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल शुड कंपनी चूज़, कौन सा कंपनी को यहाँ पे फाइनेंशियल ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। और EPS अमाउंट बता दो सर आपके पास में अप टू 2 डेसिमल। देखिए 2 डेसिमल क्या लिखा है? 2 डेसिमल, मतलब कि पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है आपका तो कहता है पॉइंट के बाद की 2 डेसिमल जरूर लिखिए। मैं तो एडवाइस करता हूँ 4-5 लिख के आइए, जितने भी आ रहे हैं, मतलब कि मैक्स 5 तक तो लिख के ही आइए, तो उनके 2 डेसिमल तो वैसे ही हो गए कवर। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 डेसिमल तक तो लिख ही जाइए, हम 5 लिख देंगे अगर ज़्यादा है तो। अगर 2 है, 3 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 तो लिख ही दो। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद आपके पास में 4-5 पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि 4 लिख के आइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम तो 2 लिखना ही है। हम 4-5 लिख के दिखा देंगे कि भाई एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है, देख लो ज़रा। ठीक है जी। अच्छा बताइए सर क्या करेंगे? EPS निकालना है सर जी। EPS निकालना है तो इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख दो। कहते हैं कि सर EPS निकालना है ना, तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EPS, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। रॉ मटेरियल मतलब कि सर पर्टिकुलर और अल्टरनेटिव, ये फॉर्मेट मैंने आपको FM समरी में लिखवा रखा है। कहते हैं जितने भी अल्टरनेटिव हो उतनी कॉलम बना दो। यहाँ पे 3 है, 2 होते तो 2 बना देते, 3 है तो 3 कॉलम बना दी। सबसे पहले अल्टरनेटिव 1, 2, 3 और 3 कॉलम बनाई, बस अभी कुछ नहीं है। पर्टिकुलर लिखा, अल्टरनेटिव लिखा, 1, 2, 3, बस ये कॉलम बना दी, लाइंस ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद रॉ मटेरियल तैयार करना है इनकम स्टेटमेंट का। कहता है EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये चीज़ लिख लेनी है सबसे पहले, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये चीज़। कहता है EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT मिलेगा। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, EAT मिलेगा। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन कौन से सर? ओनली एंड ओनली इक्विटी। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे नहीं लेने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स लेने हैं। और आपको क्या मिल जाएगा सर? EPS मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये हमने लिखा और ये रॉ मटेरियल तैयार करा। अब एक एक करके अमाउंट लिखेंगे। सर जी EBIT एक्सपेक्टेड गिवन है क्या? आंसर इज यस सर, एक्सपेक्टेड EBIT गिवन है, बहुत बढ़िया वाली बात है। कहता है सर जी एक्सपेक्टेड EBIT आपको गिवन है, बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आ गया। एक्सपेक्टेड गिवन है तो डायरेक्ट शुरुआत यहीं से हो जाएगी। कहते हैं 10 लाख रुपए EBIT है, 10 लाख रुपए EBIT है एक्सपेक्टेड, तो हर एक ऑप्शन में 10 लाख लिख दो, क्योंकि EBIT तो कंपनी का है। कोई भी अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, EBIT तो सेम ही रहना है। तो कहते हैं कि सर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। क्या चीज़ क्लियर है आपके पास में? सर बिल्कुल। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। सर इंटरेस्ट के लिए तो पूरी की पूरी कॉलम दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड कॉलम भी दे रखी है।
कहते हैं कि सर जी अल्टरनेटिव 1 में 5 लाख रुपए उठाएंगे डेप से, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव 2 में 20 लाख रुपए उठाएंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। और कहता है अल्टरनेटिव 3 के हिसाब से 30 लाख रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट पे करना कितना है सर जी? कहते हैं यहाँ पे लिखा है, कहते हैं 5 लाख अगर तक वहाँ पे तक आपके पास में डेप्ट आपने लिया है तो 9% देना। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा गए 20 लाख तक तो कहता है 14%, और 20 लाख से ज़्यादा चले गए तो 19%। अब इसकी कैलकुलेशन वैसे ही करना जैसे इनकम टैक्स में पढ़ाया था सर। इनकम टैक्स में आपको वही पढ़ाए थे और मैंने इलस्ट्रेशन में भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। जब इलस्ट्रेशन मैंने करवाया इसी मॉड्यूल के तो वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आपके पास में था, ऐसा ही सेम। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल सेम। कहता है 5 लाख, 20 लाख और 30 लाख अल्टरनेटिव के हिसाब से वर्किंग नोट बना देंगे इंटरेस्ट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वर्किंग नोट बनाएंगे। और यहाँ पे रेफरेंस भी देंगे दोस्तों कि वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो कि इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और फिर हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले अमाउंट लिख देंगे। कहते हैं अल्टरनेटिव 1, 2 और 3 कितना कितना लिया। कहता है इसमें 5 लाख रुपए लिए, इसमें 20 लाख और इसमें आपके पास में 30 लाख रुपए, 30 लाख। क्लियर है? अब बिल्कुल इनकम टैक्स की तरह ही कैलकुलेशन होती है। कहते हैं 5 लाख रुपए तक लोगे तो 9%, हमने तो अल्टरनेटिव 1 में 5 लाख ही लिए तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट बन जाएगा, काम खत्म। अल्टरनेटिव 2 में दोस्तों 20 लाख रुपए आपने लिए डेप के हिसाब से, और कहता है कि 5 लाख रुपए तक तो आपके पास में 9% है, और उससे ज़्यादा लोगे 20 लाख तक तो कहता है उस पर आपको 14% टैक्स आपके पास में इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो कहता है पहले 5 लाख तक तो 9% है सर, बिल्कुल 45,000। बाकी के जितने भी एक्सेस करे उस पर कितना सर? 14%। कहता है बाकी के मतलब कि 15 लाख, 20 लाख तक ही लिया है ना, तो बाकी का 15 लाख पे 14% लग जाएंगे, आपके पास में टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 255,000। कहता है तीसरा थर्ड अल्टरनेटिव 30 लाख रुपीज़ लेके आए सर, 30 लाख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहते हैं पहले 5 लाख पे तो कितना 9% देना है, दूसरे आपके पास में कितने 5 लाख से 20 लाख तक मतलब कि 15 लाख, कहते हैं कि 14% देना, और अगर कोई एक्सेस है तो कहता है उस पर 19% देना पड़ेगा दोस्त। तो कहता है 5 लाख पे 45% मतलब कि 9% मतलब कि 45,000, 15 लाख पे 14% बन जाएगा 2,10,000। उससे एक्सीड कितना है सर? 10 लाख। टोटल 30 लाख रुपीज़ है, 20 लाख रुपए पे इस पे ऐसे चलेगा, और बाकी के रिमेनिंग हो गए 19% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपके पास में टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 4,45,000, बिल्कुल इनकम टैक्स की तरह। और वही चीज़ जो मैंने आपको ICA मॉड्यूल बैच करवाते वक्त कराया था, मैंने आपके पास में क्वेश्चन करवाया था सॉल्व, सिंपल सा है, बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि बस इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, इंटरेस्ट का अमाउंट डाल दो 45,000, 255 और 445, जैसे ही माइनस करोगे अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा सर। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 40%, माइनस कर देंगे आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। क्लियर है? अब प्रेफरेंस डिविडेंड, तो सर क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी गई? आंसर इज नो। अगर प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो सीधी सी बात है प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई बात नहीं आती, डैश आपके पास में, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जितना था वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है, वही बन जाएगा, सीधी सी बात है, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं आपके पास में। सर ये चीज़ भी क्लियर है एकदम से। कहता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना। सर नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, गिवन है ना, देखो ना सर। कहते हैं कि सर कितने इक्विटी इशू करे, तो सर रिमेनिंग, ये आपको क्या है मतलब कि आप तो अमाउंट तो निकाल लेंगे। अगर बात करूँ अल्टरनेटिव 1 की तो बताइए कितने पैसों के इक्विटी शेयर इशू करे? सीधी सी बात है सर, 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 5 लाख रुपए का डेप से इशू करा, तो सर रिमेनिंग 45 लाख रुपीज़ कहाँ से आया सर? इक्विटी से। इसने क्लियरली कह रखा है बैलेंस इक्विटी शेयर से। तो 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई नंबर, आपके पास में जो शेयर्स का पर शेयर का प्राइस है वो डिवाइड करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। पर शेयर प्राइस कितना है सर? 150, तो बस 150 से डिवाइड करूँगा तो 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 150, तो कहता है 30,000 शेयर्स। लो जी 30,000 शेयर्स आ गया, ठीक है, बिल्कुल वही तरीके से। और इसे वर्किंग नोट में दिखा के आएंगे सर। वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा देख लो, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में जाते वही 45 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 150, 30,000 शेयर्स आ गया। उसी बेस कहता है अल्टरनेटिव 2 में कितना अमाउंट का इक्विटी शेयर इशू करा? कहते हैं सर जी 50 लाख रुपए की ज़रूरत है,
20 लाख रुपए का डेप्ट इशू करा, तो सर रिमेनिंग इक्विटी से कितना सर 30 लाख रुपीज़। कितना प्राइस रहेगा सर 150, क्योंकि 125 तो कब हो जाएगा जब 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा बोरोइंग करोगे। तो क्या अल्टरनेटिव 2 में 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा बोरोइंग करिए, आंसर इज़ नॉट 20 लाख ही करिए। तो वहाँ पे अब भी प्राइस कितना है 150, तो कहता है 30 लाख डिवाइड बाई 150, तो कहता है 30 लाख डिवाइड बाई 150, तो कहते हैं सर जी 20,000 शेयर्स। तो क्या 20,000 शेयर्स आ रहा है, आंसर इज़ यस सर। वर्किंग नोट में भी वही लिखते बता देंगे सर कि 30 लाख डिवाइड बाई 150 20,000 शेयर्स, सिंपल है। सर कहता है वर्किंग नो आपके पास में अब यहाँ पे थर्ड अल्टरनेटिव कहता है 30 लाख रुपए की डेप ली है और जैसे ही 20 लाख से ज़्यादा गए सर प्राइस हो जाएगा 125, मतलब कि इक्विटी शेयर्स का अमाउंट डिवाइड बाई 125 करना पड़ेगा, 150 नहीं आएगा दोस्त। 20 लाख रुपए से ज़्यादा डेप ले ली ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए सर इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना होगा, सर कहते हैं 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 30 लाख रुपए डेप से आ गए, तो 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीज़ सर 20 लाख रुपीज़ कहाँ से लिया होगा, इक्विटी शेयर से। तो 20 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 150 नहीं करेंगे दोस्त, 125 करेंगे। क्यों, क्योंकि 20 लाख रुपए से ज़्यादा आपने बोरोइंग कर ली है, इसलिए 125 आपके पास में आएगा। तो कहते हैं वर्किंग नोट में दिखा देंगे दोस्तों कि 30 लाख आपके पास में 20 लाख रुपीज़ है ना, तो 20 लाख रुपीज़ 125 से डिवाइड करेंगे, तो 20 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 125 16,000 शेयर्स। तो जैसे ही ये आपके पास में आ गया बस डिवाइड बाई कर देना, आंसर आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल कहा था लेकिन हमने 4 लिख दिए कि भाई मौज करो। एग्जामिनर को भी बता देंगे कि भाई हमारे पास में आंसर आ चुका है, 4 डिजिट लिख दिए, 4 डेसिमल तक हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर आपके पास में, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से ईयर का है। कहते हैं कि 2017 देख लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट।